बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सर अली शरीफ। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 6 और आज हमारा चैप्टर नंबर 6 का फोर्थ लेक्चर है जिसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्रेंस टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या हैं? मैं इससे पहले आपके साथ कुछ बेसिक्स डिस्कस करना चाहता हूं। यानी मैं आज का लेक्चर आपके साथ स्टार्ट करना चाहता हूं विद द डेफिनेशन ऑफ एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। यानी मैं ये बताना चाहता हूं कि एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स क्या हैं कि व्हेन सॉल्यूशन ऑफ 2 or more soluble stable salts are mixed, जब आप 2 या 2 से ज्यादा जो स्टेबल सॉल्युबल साल्ट्स हैं उनके सॉल्यूशंस को, एक्वस सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स करते हैं और फिर आप क्या करते हैं एंड सॉल्यूशन 10 ऑब्टेन, यानी 2 या 2 से ज्यादा सॉल्यूशंस को आपने आपस में मिक्स किया और मिक्स करने से जो नया सॉल्यूशन बनता है एंड द सॉल्यूशन 10 ऑब्टेन इज अलाउड टू इवेपोरेट। जब आप उसको इवेपोरेट करवाते हैं तो जो न्यू कंपाउंड बनता है दैट न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। तो बात ये तय हुई कि जब आप 2 या 2 से ज्यादा एक्वस साल्ट सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स करते हैं, जो नया सॉल्यूशन बनता है अगर आप उस सॉल्यूशन को इवेपोरेट करें, वाटर को रिमूव करें, इवेपोरेट करने के बाद जो क्रिस्टल्स बचते हैं नए कंपाउंड के, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने मिसाल रखता हूं एक कि जब आप क्या करते हैं पोटासियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर को आपस में मिक्स करते हैं तो इसके नतीजे में हमारे पास एक प्रोडक्ट बनती है कार्नेलाइट स्टूडेंट, जिसका फार्मूला है KCl MgCl2.6H2O। अब ये जो प्रोडक्ट बनी है ये प्रोडक्ट बनी है जब आपने साल्ट सॉल्यूशन मिक्स किया था, किसका? KCl का और MgCl2 का। एक और मिसाल लेते हैं, जैसे मेरे पास है FeCN ट्वाइस। जब मेरे पास FeCN ट्वाइस है, जब मैं इसे मिक्स करता हूं किसके साथ? पोटासियम सायानाइड के साथ, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज K4FeCN6। यूं ये जो प्रोडक्ट बनी है मेरे पास K4FeCN6 दैट इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग सॉल्यूशंस ऑफ पोटासियम सायानाइड KCN एंड FeCN ट्वाइस। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट बनती है दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि ये जो मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड्स हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 तरह के होते हैं। इनमें सबसे पहली जो टाइप है दैट इज डबल साल्ट्स, या इसी को ही आप एक और नाम देते हैं लैटिस कंपाउंड्स। और माय डियर स्टूडेंट, सेकंड इसकी टाइप है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, जिसे आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी बोलते हैं। अब ये दोनों जो टाइप्स हैं, बोथ दीज टाइप्स आर ऑफ मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड्स की टाइप हैं तो ये बनी होंगी जब मैंने 2 या 2 से ज्यादा सॉल्युबल साल्ट्स के सॉल्यूशन को आपस में क्या किया होगा? मिक्स किया होगा। अब स्टूडेंट मैं सबसे पहले बात करने लगा हूं कि हैं तो ये डबल साल्ट है, तो ये एडिशन कंपाउंड की टाइप, फिर इन दोनों में फर्क क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास जो कंपाउंड है डबल साल्ट्स या लैटिस कंपाउंड्स। स्टूडेंट इसमें भी आप क्या करते हैं कि जब 2 या 2 से ज्यादा सॉल्युबल साल्ट्स को आपस में मिक्स करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि आप KCl और MgCl2 का एक्वस सॉल्यूशन आपस में क्या करते हैं? मिक्स। और इसके मिक्स करने से एक रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनती है KCl.MgCl2.6H2O।
माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रोडक्ट बनती है एडिशन कंपाउंड की शक्ल में, जब आप इस कंपाउंड को वाटर में डालते हैं तो ये कंपाउंड आयोनाइज हो जाता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में, यानी पोटासियम आयन अलहदा हो जाता है, यानी मैग्नीशियम आयन अलहदा हो जाता है, यानी क्लोराइड आयन क्या हो जाता है, अलहदा हो जाता है। यूं मैंने आपसे ये कहने की कोशिश की कि ऐसे मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, ऐसे एडिशन कंपाउंड्स जिन्हें जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं और डिसॉल्व करने से वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक हो जाएं, दोज कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल साल्ट्स और लेटिस कंपाउंड्स। इसके बरक्स जो मेरे पास सेकंड टाइप है, जैसे आप लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये भी जब दो या दो से ज्यादा सॉल्युबल साल्ट्स को आपस में मिक्स करते हैं तो उसके नतीजे में बनते हैं। ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना है, जब फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको डायरेक्ट एक मिसाल दे दूं कि जब आप FeCN ट्वाइस और KCN को आपस में मिक्स करते हैं तो इसके नतीजे में मेरे पास जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज K4FeCN6। अब माय डियर स्टूडेंट्स, जब मैं इस प्रोडक्ट को वाटर में ऐड करता हूं तो असूल क्या होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या चीज है, एक पोटासियम आयन मौजूद है, एक आयरन का आयन मौजूद है, एक सायानाइड का आयन मौजूद है। अब जब मैं इसको वाटर में ऐड करूं तो असूल ये है कि ये आयोनाइज हो जाए, किस में, पोटासियम आयन में, सायानाइड आयन में, आयरन आयन में। लेकिन जब मैं इसको वाटर में ऐड करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये अपने इंडिविजुअल आयंस में नहीं टूटता, बल्कि ये टूटता है किस में, पोटासियम आयन अलोंग विद FeCN6-4 आयंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों में फर्क क्लियर हो गया कि जो डबल साल्ट्स हैं इन्हें पानी में ऐड करें तो ये अपने इंडिविजुअल आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। इसके बरक्स जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं, जब आप इन्हें वाटर में ऐड करते हैं तो ऐड करने से ये अपने इंडिविजुअल आयंस में ब्रेक नहीं होते। इस तरह के कंपाउंड्स को आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो डिस्कस करेंगे हम अबाउट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, जैसा कि मैंने आपसे अभी बात की कि दे आर आल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इनकी डेफिनेशन क्या है कि द कंपाउंड्स कंटेनिंग, ऐसे कंपाउंड जो जिनमें मौजूद है क्या, द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, यहां तो उनमें क्या मौजूद है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स और कॉम्प्लेक्स आयंस एंड कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यानी ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें या तो क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, या जिनमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स आयंस, और वो क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, यानी वो मजीद अपने आयंस में ब्रेक नहीं होते। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गौर कीजिएगा कि मैंने आपको लिखा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, तो जैसे मैं आपको कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में मिसाल देता हूं NiCO4, ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जो कि वाटर में ऐड करने से अपने इंडिविजुअल आयंस में ब्रेक नहीं होता। चूंकि ये ब्रेक नहीं होता तो मैं इसे क्या कहूंगा, दिस वन इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसी तरह डेफिनेशन में हमने एक और टर्म पढ़ी और वो टर्म क्या थी, कॉम्प्लेक्स आयन, यानी जैसे मेरे पास है FeCN6-4, तो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और अगर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, आयन की शक्ल में है, तो जब मैं इसको वाटर में ऐड करूंगा तो ये अपने इंडिविजुअल आयंस में ब्रेक नहीं होता। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं इनमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है, जैसा कि आपके सामने दो एग्जांपल्स हैं NiCO4। तो इसमें जरा गौर कीजिएगा कि जो CO कार्बन मोनोऑक्साइड है ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के जरिए से अटैच है विद निकल। या एक और मिसाल दूं FeCN6-4, तो इसमें जो सायानाइड है ये आयरन के साथ अटैच है, किसके जरिए से, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के जरिए से। यानी इनमें जो स्पीशीज हैं ये आपस में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के जरिए से अटैच हैं। इसी वजह से हम क्या कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यानी इनमें कोवलेंट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है, इसी वजह से हम इन्हें नाम देते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको एक डिटेल्ड एग्जांपल से स्टडी करते हैं। वैसे मैंने आपको ये एग्जांपल क्लियर करवा भी दी। वो क्या है एग्जांपल, कि व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ FeCN ट्वाइस, जब आप एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं किसका, FeCN ट्वाइस का, और किसके साथ लेते हैं, KCN, FeCN ट्वाइस और KCN के सॉल्यूशन को आप क्या करते हैं, मिक्स टुगेदर, एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं एंड इवेपोरेट, यानी आपने दो सॉल्यूशन लिए, कौन कौन से, FeCN ट्वाइस, और इसको मिक्स किया किसके साथ, KCN के साथ। KCN के साथ जब आपने मिक्स किया तो वहां से जो प्रोडक्ट बनी, वहां से आपने वाटर को इवेपोरेट कर दिया। जब वाटर को इवेपोरेट किया तो वहां से जो प्रोडक्ट बनती है आपके सामने है, और वो प्रोडक्ट क्या है, K4FeCN6। अब ये जो प्रोडक्ट बनी है, जरा इसके बारे में देखिएगा, ये जो प्रोडक्ट बनी है, अ न्यू कंपाउंड इज ऑब्टेन। अब ये जो प्रोडक्ट बनी है, विच इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी जब आप इसको वाटर में ऐड करते हैं तो ये क्या होता है, डज नॉट आयोनाइज एस, ये आयोनाइज नहीं होती, किस तरह से, Fe2+ और Cn-, यानी जब आपके पास ये जो प्रोडक्ट बनती है, जब आप इस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, वाटर में ऐड करते हैं, तो देखिएगा कि ये प्रोडक्ट आयोनाइज नहीं होती, किसकी शक्ल में, आयरन आयन और सायानाइड आयन और पोटासियम आयन की शक्ल में, बल्कि ये प्रोडक्ट आयोनाइज होती है किस तरह से, बट आयोनाइजेस एज K+ आयन एंड FeCN6-4 ions. On this basis it has given a formula K4FeCN6, यानी मेरे पास क्या था, FeCN2, और जब ये मिलता है विद 4 यूनिट ऑफ पोटासियम सायानाइड, तो माय डियर स्टूडेंट्स यहां से जो चीज बनती है वो चीज बनती है K4FeCN6। अब स्टूडेंट्स क्या असूल है कि जब मैं इसको वाटर में ऐड करता हूं, यानी जब मैं इस स्पीशी को आयोनाइज करता हूं, तो असूल क्या था, वैसे असूल ये था कि सर इसमें पोटासियम आयन है, इसमें आयरन आयन है, इसमें सायानाइड आयन है, तो आयोनाइज करने से कितनी स्पीशीज बननी चाहिए, 3। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब आप इसको आयोनाइज करते हैं तो ये कुछ आयोनाइज होता है इस तरह से K+, और साथ में क्या चीज बनती है, FeCN6-4। अब जरा गौर कीजिएगा कि अगर ये जो स्पीशी है, अगर ये जो स्पीशी है ये आयोनाइज हो जाती, किसमें, पोटासियम आयन में, सायानाइड आयन में, आयरन आयन में, तो मैं बोलता कि ये डबल साल्ट है। लेकिन चूंकि ये मुकम्मल तौर पर अपने आयन में नहीं टूटी, पोटासियम बना और ये एक पूरा यूनिट साथ बनता है, तो मैं कहूंगा कि ये जो स्पीशी है, दैट स्पीशी इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और ये वाला जो इसका हिस्सा है दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन। दिस वन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहां तक मैंने आपको कुछ बेसिक्स क्लियर करवा दी कि एडिशन कंपाउंड क्या है, उनके टाइप्स क्या हैं, और डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में फर्क क्या है। अब मैं आपके साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात स्टडी करने जा रहा हूं, और वो है टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर ऑफ 4 टाइप्स। ये 4 तरह के होते हैं। इनमें सबसे पहली जो टाइप है वो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंटेनिंग सिंपल कैटाइन बट कॉम्प्लेक्स
एनाइन, यानी जिसमें कैटाइन तो सिंपल है लेकिन एनाइन क्या है, कॉम्प्लेक्स। जैसा कि आप देख सकते हैं कि K4FeCN6 में पोटासियम एक सिंपल कैटाइन के तौर पे काम करता है, लेकिन यहाँ पे जो एनाइन है ये कॉम्प्लेक्स है। कौन सा? FeCN6-4। स्टूडेंट अब इसका उलट कर लीजिए तो दूसरी टाइप बन जाएगी, यानी ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें क्या हो, सिंपल एनाइन बट कॉम्प्लेक्स क्या हो, कैटाइन। जैसे इसकी मिसाल है CuNH3 4 और ब्रैकेट के बाहर क्या है, SO4। अब यहां पे ये जो SO4 है ये -2 सिंपल एनाइन है, लेकिन जो कैटाइन है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो पोर्शन लिखा है दैट इज कॉम्प्लेक्स। स्टूडेंट्स तीसरी टाइप है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, यानी इन पे कोई चार्ज नहीं, जैसा कि NiCO4। और स्टूडेंट फोर्थ इसकी टाइप है कि जिसमें कैटाइन भी कॉम्प्लेक्स हो और जिसमें एनाइन भी कॉम्प्लेक्स हो, जैसा कि आपके सामने मैंने ये एग्जांपल्स रख दी। इसमें कैटाइन भी कॉम्प्लेक्स है जिसके ऊपर +3 चार्ज है और एनाइन भी कॉम्प्लेक्स है जिसके ऊपर -3 चार्ज। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये थी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की फर्दर टाइप्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। स्टूडेंट्स जो सबसे पहले इसके कंपोनेंट में आता है दैट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये जो टॉपिक अब हम कंपोनेंट्स का स्टडी करने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो टाइप है, जो सबसे पहला कंपोनेंट है दैट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट स्फीयर of attraction. This is also called first sphere of attraction. कोऑर्डिनेशन स्फीयर का दूसरा नाम फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन। स्टूडेंट इसी का ही एक और नाम है कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, ये तीनों नाम स्टूडेंट एक ही स्पेशी को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। बात करते हैं कि आखिर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटीज क्या चीजें हैं। स्टूडेंट क्या है डेफिनेशन, द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। सेंट्रल मेटल प्रॉपर डेफिनेशन भी आएगी, लेकिन लफ्ज ही बता देते हैं कि ये एक ऐसी मेटल है जो मॉलिक्यूल के क्या होगी, सेंटर में मौजूद। द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, अब ये एटम की शक्ल में भी हो सकती है और आयन, अलोंग विद लिगेंड्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है कि जो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है, एक सेंट्रल मेटल एटम या आयन और दूसरे नंबर पे उसमें क्या चीज मौजूद होती है, लिगेंड। माय डियर स्टूडेंट्स हम बहुत डिटेल से अभी बात करेंगे कि लिगेंड क्या चीज है। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि लिगेंड क्या है। लेवस बेस, जैसे लेवस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, लिगेंड भी यहां पे क्या डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का वो हिस्सा जो दो पार्ट्स पर जिसमें मुश्तमिल है, वो हिस्सा यानी जिसमें एक सेंट्रल मेटल एटम है या आयन है और साथ में उसके क्या मौजूद है, लिगेंड, दैट पार्ट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। याद रखिएगा स्टूडेंट कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इट इज यूजुअली प्लेस्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये कहां पे होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और स्क्वायर ब्रैकेट्स आप कुछ इस तरह से लिखते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज ऑलवेज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। अगली बात, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में भी एन आयोनिक यानी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो सकता है, इट मे बी कैट आयोनिक यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, और इट मे बी न्यूट्रल। आइए जरा इनकी एग्जांपल्स को देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में का जो फार्मूला है दैट इज K4
FeCN6। अब आप मुझे खुद बताइएगा कि इस कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन सा होगा। तो यकीनन आप कहेंगे कि सर जो स्क्वायर ब्रैकेट में चीज लिखी जाती है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और आपसे कहा जाए कि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कितनी चीजें मौजूद हैं, तो आप जवाब देंगे दो, एक सेंट्रल मेटल और साथ में क्या है, लिगेंड है। जैसा कि यहां पे आयरन सेंट्रल मेटल है और सायानाइड क्या है, लिगेंड। मैंने जैसा आपसे कहा कि हम लिगेंड को भी पढ़ेंगे कि लिगेंड लेवस बेस है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, डोनेट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 सायानाइड सेंट्रल मेटल आयरन के साथ अटैच्ड हैं, किसके जरिए से, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए से। बहरहाल मेरा अभी मकसद आपको यह बताना था कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाए 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। इसी तरह आपके सामने एक और एग्जांपल रख देता हूं, जरा गौर कीजिएगा कि वो एग्जांपल क्या है, AgNH3 टू Cl। तो जरा अगर आप इस पे गौर करें स्टूडेंट्स, अगर आप इस पे गौर करें तो इसमें जरा बताइएगा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन सा है, Cl वाला कि वो हिस्सा जहां पे सिल्वर और अमोनिया मौजूद है। तो यकीनन आप कहेंगे कि सर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखी है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सिल्वर हमारे पास मौजूद है सेंट्रल मेटल और अमोनिया मौजूद है किसके तौर पर, लिगेंड के तौर पर। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो अब मैं जनरल अगर एक बात लिख दूं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, अंदर इसके सेंट्रल मेटल हो सकती है एटम या आयन की शक्ल में, और इसके साथ डिफरेंट नंबर ऑफ लिगेंड्स क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, यहीं पे एक और बात क्लियर कर लें, एक टर्म है आयोनाइजेशन स्फीयर, या इसी को बोलते हैं आउटर स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर या आउटर स्फीयर, याद रखिएगा कि ये क्या है, पोर्शन द कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर मौजूद हो, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन स्फीयर और आउटर स्फीयर। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको जो पहली एग्जांपल दी K4FeCN6, तो इसमें स्क्वायर ब्रैकेट वाला हिस्सा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसके जो बाहर वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन स्फीयर। या मैंने आपको भी एक मिसाल दी सिल्वर के कॉम्प्लेक्स की AgNH3 ट्वाइस Cl, तो इसमें अगर आप देख सकते हैं तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या है, Cl, दैट इज आयोनाइजेशन स्फीयर। माय डियर स्टूडेंट्स, आप याद रख लीजिए, मैंने अभी डेफिनेशन में जब आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात की थी तो मैंने कहा था, जब मैंने आपको एग्जांपल दी थी K4FeCN6 की, तो मैंने कहा था कि जब ये आयोनाइज होगा तो आयोनाइज होता है पोटासियम आयन और FeCN6-4। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो आयोनाइजेबल पार्ट है दैट इज आयोनाइजेशन स्फीयर, यानी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो नॉन आयोनाइजेबल है वो कौन सा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, वो अपने इंडिविजुअल आयंस में आयोनाइज नहीं होता। बहरहाल स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो सेकंड कंपोनेंट है वो क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। ये एटम भी हो सकता है और ये किसकी शक्ल में हो सकता है, आयंस की शक्ल में। अब डेफिनेशन क्या है, अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, यानी एक सेंट्रल में मौजूद एटम भी हो सकती है आयन, यूजुअली अ ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी जो सेंट्रल मेटल है ये यूजुअली कौन सा एलिमेंट होता है, ट्रांजिशन। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से एक और बात क्लियर हो गई कि अगर मैंने कहा, मैं पढ़ रहा हूं ना कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो एक बात क्लियर हो गई कि जब मैं सेंट्रल मेटल की डेफिनेशन करने जा रहा हूं तो मैं ये कहूंगा कि यूजुअली ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट होती है। तो इसका मतलब है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है ये डोमिनेंटली किसकी प्रॉपर्टी है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। बहरहाल सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ लिगेंड, यानी सेंट्रल एटम बिल्कुल सेंटर में मौजूद है और इसके इर्द गिर्द क्या होते हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ लिगेंड्स मौजूद होते हैं, इज कॉल्ड अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन।
मैं आसान अल्फाज में बता दूं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो मेटल सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल मौजूद है और जो बॉन्डेड होती है विद द लिगेंड यानी लेवस बेस के साथ, दैट मेटल, दैट सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल, और ये एटम की शक्ल में भी हो सकती है आयन की, जैसा कि आप देख सकते हैं K4FeCN6। तो यहां पे इस पूरे यूनिट में, मॉलिक्यूल में सेंट्रल जो एटम है दैट इज आयरन, और ये 6 लिगेंड के साथ अटैच है, किसके जरिए से, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, ये बात आपने अच्छे तरीके से पढ़ी है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन एक ही एटम प्रोवाइड करता है, और यहां पे जो एटम, यहां पे जो यूनिट इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है दैट इज सायानाइड, और एरो इस तरह से लिखते हैं कि जो एरो का हेड है वो उस एटम की तरफ होता है जो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को ले रहा है, टेल उसकी तरफ होती है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल है वो काम करती है किसके तौर पर, बताइएगा किसके तौर पर, इट एक्ट्स एज लेवस एसिड। ये लेवस एसिड के तौर पर क्या करती है, काम करती। क्यों? क्योंकि लेवस एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, एक्सेप्ट। मजीद मैं कोई बात करूं तो मैं आपसे पहले एक बात कर देना चाहता हूं कि बुक वाले ने चूंकि लिखा कि यूजुअली सेंट्रल एटम ट्रांजिशन है, तो इसका मतलब है, मैंने अभी आपसे कहा कि कॉम्प्लेक्स बनाना डोमिनेंटली प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। क्यों? उसकी वजह भी नोट कर लीजिए, क्योंकि इनमें क्या होता है, वेकेंट या पार्शली फिल्ड, क्या होता है स्टूडेंट्स, वेकेंट और पार्शली फिल्ड, इनमें मौजूद होता है क्या, डी ऑर्बिटल। वेकेंट और पार्शली फिल्ड, इनमें क्या मौजूद होता है, डी ऑर्बिटल। चूंकि ये वेकेंट है या पार्शली फिल्ड है, तो लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर एक दो और मिसालें आपके सामने रखूं तो आप देख सकते हैं कि एक तो मिसाल मैंने आपको दी अभी K4FeCN6 की, एक और मिसाल ले लीजिए, जैसे मेरे पास है CuNH3 4SO4, तो इसमें भी अगर आप देखें तो सेंट्रल एटम आपको नजर आएगी कौन सी, कॉपर। इसी तरह अगर आप सिल्वर का कॉम्प्लेक्स देखें तो आप देख सकते हैं कि एक सिल्वर के गिर्द 2 अमोनिया लिगेंड के तौर पर काम कर रहे हैं, यानी इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है, अब सिल्वर का एटम। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं इसके थर्ड कंपोनेंट की तरफ, और माय डियर स्टूडेंट्स, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। बार बार जिस कंपोनेंट का, जिस स्पेशी का जिक्र हो रहा था वो है लिगेंड। स्टूडेंट्स, लिगेंड का एक और नाम भी याद रख लीजिए, लिगेंड इज आल्सो कॉल्ड डोनर, लिगेंड इज आल्सो कॉल्ड लेवस बेस, लिगेंड इज आल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग एटम, यानी इसको डोनर भी बोलते हैं, इसको लेवस बेस भी बोलते हैं, इसको कोऑर्डिनेटिंग एटम भी बोलते हैं। अब जब मैंने लिगेंड को लेवस बेस कह दिया तो आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि सर ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा, और ये भी बात कर दी किसको, सेंट्रल एटम को। सेंट्रल एटम उसको कहां पे अकोमोडेट करेगी, क्योंकि उसके पास पार्शियली फिल्ड वेकेंट क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल। डेफिनेशन क्लियर होगी, जरा बुक की वर्डिंग पढ़ते हैं कि क्या है, द एटम्स, आइंस, यानी ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं एटम, आइन, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विच सराउंड द सेंट्रल मेटल आइन एंड डोनेट, और डोनेट करते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू इट, आर कॉल्ड लिगेंड्स। यानी लिगेंड्स ऐसी स्पेशी हैं जो कि सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती हैं, और जब ये डोनेट करती हैं तो सेंट्रल मेटल और लिगेंड के दरमियान क्या स्टैब्लिश हो जाता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड स्टैब्लिश हो जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर लिगेंड इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करते हैं तो याद रखिएगा कि जो लिगेंड्स हैं हैव
at least one lone pair of इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास एटलीस्ट क्या होता है, एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं इनकी कुछ एग्जांपल्स की। अगेन बार बार मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स दे रहा हूं, अब तो आपको ये याद हो जाना चाहिए। जैसे मेरे पास है K4Fe3N6, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कौन सी स्पीशी है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रही है, तो यकीनन आप जवाब देंगे सायानाइड। आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है सिल्वर का जिसमें Ag अटैच है किस लिगेंड के साथ, NH3, दो NH3 लिगेंड के तौर पर यहां पे काम करते हैं। स्टूडेंट्स, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। याद रखिएगा, लिगेंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ, पहली बेस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेटेड टू सेंट्रल एटम, यानी लिगेंड सेंट्रल मेटल को जितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है, और दूसरा है डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज, चार्ज के लिहाज से लिगेंड यानी पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट, कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। स्टूडेंट, इस लिहाज से लिगेंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड मोनोडेंटेट लिगेंड्स एंड अदर वन इज कॉल्ड पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। नाम ही बताते हैं, मोनोडेंटेट यानी ऐसे लिगेंड्स जो सेंट्रल मेटल को एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, दीज आर कॉल्ड मोनोडेंटेट लिगेंड्स। और इनकी मिसाल में है जैसे सायानाइड, जैसे अमोनिया NH3, जैसे वाटर H2O, जैसे फ्लोराइड F नेगेटिव। जब आप बात करते हैं पॉलीडेंटेट की, तो इसका क्या मतलब है, पॉली से क्या मुराद है, मैनी, विच डोनेट मोर देन वन इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल। अब ये जो पॉलीडेंटेट लिगेंड है, दे आर ऑफ मैनी टाइप्स। जैसे मेरे पास है बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट से क्या मुराद है, जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑक्सालेट C2O4-2, इट डोनेट्स 2 इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल। स्टूडेंट, फिर है ट्राइडेंटेट जो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, टेट्राडेंटेट जो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, पेंटाडेंटेट जो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, हेक्साडेंटेट जो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे। और हेक्साडेंटेट में जैसे मैंने आपको मिसाल दी EDTA, एथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर एंड सोन। सो डिपेंडिंग अपॉन कि वो 1 दे रहा है, 2 दे रहा है, 3 दे रहा है या 4 दे रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेटेड बाय द लिगेंड टू द सेंट्रल मेटल is form the basis of the type of ligand, कि वो मोनोडेंटेट है या पॉलीडेंटेट। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं लिगेंड की टाइप्स की डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज। चार्ज के लिहाज से याद रखिएगा, लिगेंड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, वन इज न्यूट्रल लिगेंड, अदर वन इज नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, एनायनिक लिगेंड, और तीसरी बड़ी रेयर मिसालें हैं कैटआयनिक लिगेंड यानी पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप न्यूट्रल लिगेंड की बात करें, तो न्यूट्रल लिगेंड क्या है, यानी जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे अमोनिया NH3, जैसे वाटर H2O। अगर आप एनायनिक लिगेंड की बात करते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज है, जैसे सायानाइड Cn-1, जैसे फ्लोराइड F-1, जैसे क्लोराइड Cl-1, जैसे ऑक्सालेट C2O4-2। और जब आप कैटआयनिक की बात करते हैं, ये आपको एग्जांपल इजीली नहीं मिलेंगे, ये बड़ी सर्च के बाद आपके लिए रखी है। कैटआयनिक लिगेंड जैसे अमोनियम NH4+, जैसे माय डियर स्टूडेंट्स इसमें है हमारे पास हाइड्राजीनियम NH2 NH3+, जैसे हमारे पास है नाइट्रोसिलियम आयन दैट इज NO+। तो ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहां पे एक और बात बता देना चाहता हूं, एक लिगेंड की और टाइप है एम्बिडेंटेट लिगेंड। एम्बिडेंटेट लिगेंड क्या है, which has 2 or more donor atoms
बट इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स ओनली वन इज यूज्ड। यानी ये ऐसे लिगेंड हैं जिनमें एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो उनमें एक ही एटम होते, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के दौरान सेंट्रल मेटल के साथ एक ही एटम लिगेंड के तौर पर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास है सायानाइड CN, अब यहां पे कार्बन भी लिगेंड के तौर पे काम कर सकता है और नाइट्रोजन भी लिगेंड के तौर पे काम कर सकता है। यानी जब कार्बन लिगेंड के तौर पे काम करेगा तो नाइट्रोजन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा एज ए लिगेंड, ये बन जाएगा सायानाइड लिगेंड। लेकिन अगर हो जाए NC, इसमें इसको बोलते हैं आइसोसायानाइड, यानी इसमें नाइट्रोजन लिगेंड के तौर पे काम करेगा, कार्बन लिगेंड के तौर पर काम नहीं करेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अब बात चुके लिगेंड की चल पड़ी है तो जरा इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं। एक और टर्म मैं आपके साथ लिगेंड के हवाले से डिस्कस करना चाहता हूं और वो है लिगेंड। जो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स हैं इनमें हम एक और बात करते हैं फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। यानी इनका क्या होता है, फ्लेक्सीडेंटेट करैक्टर। स्टूडेंट्स, फ्लेक्सीडेंटेट यानी ये फ्लेक्स, जरा रिलैक्सेशन शो कर देते हैं। स्टूडेंट, ये क्या चीज है? ये चीज ये है कि अगर लेट्स सपोज मेरे पास है सल्फेट आयन, ये सल्फेट एक लिगेंड है एंड इट कैन एक्ट एज बाइडेंटेट लिगेंड, लेकिन फ्लेक्सीडेंटेट करैक्टरिस्टिक से क्या मुराद है कि जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा तो जरूरी नहीं कि ये अपने दोनों लॉन पेयर को कोऑर्डिनेशन के लिए यूज करे, ये एक लॉन पेयर को यूज करेगा, यानी ये बाई की बजाय मोनोडेंटेट के तौर पर काम करेगा। इसी तरह इडिट ये है तो ये हेक्साडेंटेट, बट इट कैन एक्ट एज पेंटाडेंटेट, बट इट कैन एक्ट एज टेट्राडेंटेट लिगेंड। बात क्लियर हो गई? यानी एक से ज्यादा इसमें कोऑर्डिनेटिंग एटम हैं, एक से ज्यादा एटम ऐसे हैं जो कि लिगेंड के तौर पर काम कर सकते हैं, लेकिन जब ये कॉम्प्लेक्स बनाता है तो ये फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है। और जरूरी नहीं कि अगर वो है हेक्साडेंटेट जैसे इडिट ये, तो 6 के 6 नहीं हो सकता है, वो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते, हो सकता है वो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर दे, डोनेट कर दे। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां तक मैंने आपके साथ बड़ी डिटेल के साथ डिस्कशन की, किसकी? लिगेंड की। अब बढ़ते हैं इसके चौथे कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के, और वो चौथा कंपोनेंट क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? द नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइडेड बाय द लिगेंड्स टू द सेंट्रल मेटल एटम or ion is called the coordination number of central metal atom or ion। आम जुबान में लिगेंड सेंट्रल मेटल को जितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उतना ही उस सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। अगर कोई लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, जैसे कि ये सायानाइड है, तो मैं कहूंगा कि एक सायानाइड एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। टोटल कितने सायानाइड है यहां पर? 6, तो 6 चुके लॉन पेयर डोनेट हो रहे हैं, तो आयरन का इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। अगर मैं सिल्वर के कॉम्प्लेक्स की बात करता हूं तो एक अमोनिया एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, यहां पे चूंकि 2 लगे हैं, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहे हैं, तो सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 2। बात क्लियर हो गई? यानी लिगेंड जितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उतना ही उस सेंट्रल मेटल का क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और बात बता दूं कि कभी भी लिगेंड की तादाद को गिन के नहीं बताना कि सर अगर एक लिगेंड लगा है तो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। जैसे मैं अगर ऑक्सालेट की बात करूं, आपके सामने ये कॉम्प्लेक्स है प्लैटिनम का ऑक्सालेट के साथ, अब बाहर लगता है कि इसमें 2 लिगेंड लगे हुए हैं, 2 ऑक्सालेट यूज हो रहे हैं C2O4, तो आप ये कहेंगे कि सर चूंकि 2 ऑक्सालेट लगे हैं तो इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहे हैं, तो ये बात गलत है क्योंकि एक ऑक्सालेट बाइडेंटेट,
बात ये करना चाह रहा हूं कि लिगेंड की तादाद को नहीं गिनना, हाँ कितने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा है इसको काउंट करना है। या मैं इसको और आपके लिए आसान कर दूं तो आप ये काउंट कर लें कि सेंट्रल मेटल कितने बॉन्ड्स बना रही है। जितने सेंट्रल मेटल बॉन्ड बना रही होगी उतना ही उस सेंट्रल मेटल का क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। क्लियर होगी स्टूडेंट्स बात। अब आ जाइए लास्ट कंपोनेंट पे ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। वो लास्ट कंपोनेंट क्या है, चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज। अच्छा मैं जरा आपको सारी जरा बताऊं, हमने अभी तक जितने कंपोनेंट्स डिस्कस किए, हमने कंपोनेंट एक डिस्कस किया कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसके अंदर मौजूद थी सेंट्रल मेटल और साथ में मौजूद था लिगेंड। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाला जो हिस्सा है हमने इसको नाम दिया था किसका, आयोनाइजेशन स्फीयर का। अच्छा मैं आपको एक और बात बता दूं, आयोनाइजेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये लिखा जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट साइड पे। अगर आयोनाइजेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज है तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिखा जाएगा राइट साइड। ये बात याद रखिएगा। बहरहाल कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, उसके बाहर वाला पार्ट आयोनाइजेशन स्फीयर हो गया। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दो चीजें हैं, एक सेंट्रल मेटल है, दूसरा लिगेंड है। अब मैंने अगर टर्म बोली है चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो अंडरस्टूड है कि आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि सर चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो आएगा दैट इज बिकॉज ऑफ द चार्जेस ऑफ सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड। यानी जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज है वो नतीजा है किसका, चार्जेस ऑन सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड। जरा डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द अलजेब्रिक सम, मजमुआ है किसका, ऑफ द चार्जेस। कौन से चार्जेस का, प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल मेटल आयन एंड द टोटल चार्जेस ऑन द लिगेंड्स। यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मौजूद सेंट्रल मेटल पे मौजूद चार्ज प्लस चार्ज ऑन लिगेंड, इन दोनों का जो मजमुआ है दैट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और याद रखिएगा चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये जो चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर है याद रखिएगा कि इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी जीरो। पहले तो मैं आपको इन तीनों की मिसालें दे दूं। आपके सामने मैंने तीन लिख दी और तीनों में एक पॉजिटिव है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज, एक के केस में नेगेटिव है और एक के केस में न्यूट्रल, जैसे NiCO4 के केस में ये न्यूट्रल। माय डियर स्टूडेंट्स अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो गौर कीजिएगा कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है FeCN6-4। अब इसमें अच्छा मैं एक और बात बताऊं, जब आपने चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर को हल करना है ना तो जाहिर बात है इसके लिए आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर को डील करेंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो बातें हैं, एक है सेंट्रल मेटल, एक है लिगेंड। तो सबसे पहले आप चार्ज लिखेंगे किस पर, किस पर, लिगेंड पर। और आपने अभी पढ़ा कि जो सायानाइड है ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, यानी सायानाइड के ऊपर -1 चार्ज। एक सायानाइड पे -1 है तो 6 पे कितना होगा, -6 चार्ज हो गया। अब आयरन की बात कर लें। अब आयरन के ऊपर जो कि ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे -4 चार्ज है, 6 सायानाइड पे -6 चार्ज है। बताएं मैं आयरन का क्या चार्ज रखूं कि ओवरऑल जवाब क्या आ जाए, -4। तो यकीनन आप कहेंगे सर आयरन का चार्ज कितना रख दें, +2। तो आप जरा गौर कीजिएगा कि अगर आप सम करें चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल यानी +2 और इसको ऐड कर दें चार्ज ऑन लिगेंड यानी -6 तो इसका जवाब क्या बनेगा, -4। एक और बात ले लीजिए, एक और कॉम्प्लेक्स ले लीजिए, जैसे कि मेरे पास मौजूद है यहां पर CO कोबाल्ट F6। अब गौर करें कि इस केस में जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज है दैट इज -3। अब जरा सोचें कैसे -3 आया। तो मैंने कहा कोऑर्डिनेशन स्फीयर को चार्ज को हल करते हुए सबसे पहले आपने चार्ज लिखना है किस पर, लिगेंड पर। एक फॉरवर्ड पे होता है -1 तो 6 पे कितना हो गया, -6। जरा बताइएगा कि कोबाल्ट का फिर कितना चार्ज रखो के बाद जो आप -3 आ जाए। तो यकीनन आप कहेंगे चूंकि फॉरवर्ड पे -6 आ चुका तो फिर कोबाल्ट पे क्या आना चाहिए, +3 चार्ज। यूं इन दोनों को ऐड करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा, -3। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहां तक मैंने आपके साथ डिटेल से स्टडी कर लिया किसको, कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को। अब एक और तरह का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपसे डिस्कस करने लगा हूं, जरा वो देखते हैं कि कौन सा है।
चिलेट्स। स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जो वर्ड चिलेट है ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड चिले से CHELE से निकला है, जिसका मतलब होता है क्ला। और ये जो क्ला है इसका मतलब होता है पंजा। स्टूडेंट है क्या, व्हेन ऑल द डोनर एटम्स ऑफ ए पोलीडेंटेट, अब लफ्ज क्या आ गया पोलीडेंटेट, इसका मतलब है कि जब भी चिलेट का जिक्र होगा इसमें मोनोडेंटेट का जिक्र नहीं बल्कि किसका होगा, पोलीडेंटेट का। लिगेंड गेट कोऑर्डिनेटेड विद सेम मेटल ion, a complex compound is formed which contains one or more rings in its structure and is called chilate। यानी चिलेट भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। एक बात, चिलेट में मोनोडेंटेट लिगेंड नहीं होता, चिलेट में पॉलीडेंटेट लिगेंड है, यानी एक ऐसा लिगेंड है जो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। और शर्त क्या है कि वो जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे वो एक ही सेंट्रल मेटल को डोनेट करे, और डोनेशन के बाद हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक रिंग की शक्ल में क्या होना चाहिए, हासिल होना चाहिए। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने कॉम्प्लेक्स रखा डाईऑक्सालेटो प्लैटिनेट 2। अगर आप इस कॉम्प्लेक्स को गौर से देखें तो माय डियर स्टूडेंट्स इस कॉम्प्लेक्स में हमारे पास क्या है, इस कॉम्प्लेक्स में ऑक्सालेटो 2 लिगेंड्स हैं, और जो ऑक्सालेटो एक ऑक्सालेटो बाइडेंटेट लिगेंड है। इसका मतलब है अगर 2 ऑक्सालेटो लगे हैं तो ये कितने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेंगे, 4। जरा गौर कीजिएगा कि ये जो चारों इलेक्ट्रॉन पे डोनेट हो रहे हैं ये डिफरेंट मेटल्स को नहीं बल्कि एक ही प्लैटिनम मेटल को क्या होते हैं, डोनेट होते हैं। और डोनेशन के बाद जो ये कॉम्प्लेक्स बनता है दैट इज कॉल्ड चिलेट। और इस कॉम्प्लेक्स में अगर आप गौर करें तो आपके पास दो रिंग स्ट्रक्चर बने हैं, और ये रिंग स्ट्रक्चर कितने मेंबर्स पर मुश्तमिल है, दे आर 5 मेंबर्ड रिंग्स। जरा काउंट कर लें कि इसमें 2 कार्बन के एटम, 2 ऑक्सीजन के, और 5वां क्या है, प्लैटिनम। ये एक रिंग है और दूसरे रिंग में भी बिल्कुल ऐसा ही है। माय डियर स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि ये जो बनते हैं चिलेट, दे आर आल्सो कॉल्ड साइक्लिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, दे आर आल्सो कॉल्ड रिंग टाइप कॉम्प्लेक्स, इन्हें रिंग टाइप कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। एक और बात याद कर लीजिए स्टूडेंट्स, एक और बात याद रख लीजिए कि जो चिलेटिंग लिगेंड्स हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देन ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जो चिलेट कॉम्प्लेक्स होते हैं ये आम ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स की निस्बत क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड चिलेटिंग इफेक्ट। इसे क्या बोलते हैं, चिलेट इफेक्ट का नाम दिया जाता है। यानी बात यह है कि जो चिलेट कॉम्प्लेक्स हैं ये ज्यादा स्टेबल हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मोनोडेंटेट नहीं बल्कि पॉलीडेंटेट लिगेंड क्या होता है, अटैच्ड होता है। और एक और बात कि ये मोनोडेंटेट से नहीं बल्कि बाई ट्राई टेट्रा पॉलीडेंटेट से बनते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं कि चिलेट में स्टेबल रिंग तो बनने हैं लेकिन स्टेबल वो हैं विच कंसिस्ट ऑन 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड। 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड रिंग बनते हैं, इससे ज्यादा या कम वाले जो रिंग हैं वो स्टेबल नहीं होते। माय डियर स्टूडेंट्स यहां तक ये चिलेट का भी आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब मैं जाते हुए इस लेक्चर के एंड पे आपसे एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करना चाहता हूं, वो है कि टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स किसकी बुनियाद पर, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ लिगेंड। इसमें 2 तरह की है, एक है होमोलेप्टिक, एक है हेट्रोलेप्टिक। होमोलेप्टिक क्या है, ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल एक ही तरह के लिगेंड से अटैच हो, जैसा कि K4FeCN6। इसमें जरा गौर करें, लिगेंड एक ही तरह का है, सायानाइड। दूसरी टाइप पे हेट्रोलेप्टिक, जिसमें सेंट्रल एटम एक ही तरह के नहीं बल्कि एक से ज्यादा नेचर के लिगेंड के साथ अटैच हो, जैसा कि CrNH3 और Cl2 प्लस। अब जरा गौर कीजिएगा कि इसमें क्रोमियम 2 तरह के लिगेंड के साथ अटैच है, अमोनिया और क्लोरो ग्रुप के साथ। तो माय डियर स्टूडेंट्स आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी डिटेल से स्टडी किया कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को। आपको उम्मीद है कि ये बातें क्लियर हुई होंगी। मेरी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि आप पे अपना रहम करम फजल फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।